ऑलराइट, तो हम कह रहे हैं कि assertion first 79 क्वेश्चन कह रहा है कि amorphous solids are known as pseudo solids or supercooled liquids. Yes, because they have a tendency to flow. Both A and B are correct and correct explanation. मैं A बोल दूं इसे, ठीक है. अच्छा, refractive index show different values when measured along different direction. What do you say? This is isotropy and anisotropy. Show different values, so anisotropy. Or crystalline solids are anisotropic because the arrangement is different along different direction. That is long range order की वजह से. Is this true and correct explanation? पर वो बोला गया है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो मतलब वो क्रिस्टलाइन ही होगा, है ना. मॉर्फस में तो होता नहीं. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट. अब हमारे हैं ये क्वेश्चंस. आई थिंक वी कैन स्किप, तुम कर लोगे. देखते ही पता चल रहा है, तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. assertion graphite is an example of hexagonal closed crystal system. ये उस टेबल में से है जो मैंने बोला था, अगर तुम 99 के पास हो तो 100 में कर लेना. उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं. ग्राफाइट ये चेक करना पड़ेगा. बुक खोलो एक बार, एनसीईआरटी पार्ट. सही है, ग्राफाइट एग्जांपल है एचसीपी का. assertion सही है. चेक कर लिया ग्राफाइट को. हाँ हाँ, हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम तो होगा उसका. ठीक है. और A is equal to B is not equal to C, alpha beta is equal to 90 and gamma is equal to 120 डिग्री. ये भी सही लग रहा है मुझे. सही है. हाँ सही है, सही है. यही होना चाहिए. चेक कर लेते हैं, रुको. 86. रुको, नहीं नहीं, हेक्सागोनल में होता है. अच्छा शांत हो जाओ, शांत. 86 देखना है हमें. देखो यही है, मैं सही बोल रहा हूँ. A is alpha is equal to beta is equal to 90 and gamma is 90 डिग्री. तो both A and R are correct and correct explanation. ठीक है. तो ये टेबल अगर तुम्हारा सब कुछ हो चुका है तो ये करने की जरूरत है. आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और एक, हाँ, एक मार्क ये ले जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया, पर चांसेस आर वेरी 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 लेस कि ऐसा क्वेश्चन आएगा इतना डीप में. ठीक है. नेक्स्ट. स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट. वो कह रहे हैं किसी कोई अगर स्टेबल क्रिस्टल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर कोई अनस्टेबल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. करेक्ट बात है या नहीं? करेक्ट है. अच्छा ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. व्हाट विल यू से? ए. यस, करेक्ट. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक. फॉल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो ए इज करेक्ट एंड सी हुआ ना. नहीं, हाँ, आर इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, है ना. डी. समझ आ रहा है सबको? यस और नो दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर? नेक्स्ट. खुद सोचो पहले, 2 मिनट लो. सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, कांस्टेंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट. ए. ऑसिलेट या वाइब्रेट एक ही बात है. ठीक है ना. अच्छा, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. करेक्ट. यस. क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, और जो अमॉर्फस होता है इट इज ये. क्वार्ट्ज ग्लास इज अमॉर्फस, क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाइल क्वार्ट्ज ग्लास इज अमॉर्फस. करेक्ट तो है. ए. हाँ. स्ट्रक्चर क्यों अलग है उनका? क्योंकि वो एक अमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन, यही तो लिखा है. ठीक है. तुम नोट कैसे करोगे? जो चीजें तुम्हें नहीं पता उसको एक लाइन में लिखो. जैसे तुम्हें ये नहीं पता था. क्या नहीं पता था? हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम. एक तो याद कर लो, A is equal to B is not equal to C, alpha beta is 90 and gamma is 120, और ग्राफाइट इज हेक्सागोनल. एक लाइन तो याद कर लो, क्या पता ये याद है. और अगर तुम्हें ये याद है क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ग्लास तो ठीक है, नहीं याद तो लिखो क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन. कॉपी में भी कुछ लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट. लिखने से याद होगा, देखने से याद नहीं होगा. नो कंपाउंड हैज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. दिस इज A इज फॉल्स, क्योंकि AgBr में दोनों देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे और कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें दोनों डिफेक्ट्स दिखें. ओनली स्कॉटकी डिफेक्ट कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. फॉल्स. वैकेंसी डिफेक्ट भी तो है. सॉलिड बोला, आयनिक सॉलिड तो लिखा नहीं है. वैकेंसी डिफेक्ट भी है, और कौन सा है? इंक्रीज भी कर सकता है. चेंज का मतलब तो इंक्रीज भी होता है, और इंक्रीज तो इंटरस्टिशियल में भी होता है.
तो इसका 91 का ऑप्शन क्या हुआ? सी, ए इज करेक्ट। नहीं दो। अच्छा सपोज इनका क्वेश्चन को मुझे कुछ सही करना है तो ये आयोनिक सॉलिड बोलूं, तब ये सही हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? तब डी पार्ट हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट तो चेंज करता नहीं। आयनिक सॉलिड में दो डिफेक्ट होते हैं, एक फ्रेंकल और एक स्कॉटकी। तो ओनली स्कॉटकी कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ए इज ट्रू। इफ फ्रेंकल डिफेक्ट, नो cation and ion leaves the crystal. A. In closed packing structures, the tetrahedral void is surrounded by 4 spheres, where in octahedral it is surrounded by 6 spheres. Are you sure? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में 1 2 3 और एक इसके ऊपर होता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल में 6 8 होते हैं, 8 एटम से अटैच होता है वो। हाँ बोलो। अगर सीसीपी एचसीपी ना दे रखा हो, हाँ 3D लेके चलना। 6 से बनता है ऑक्टाहेड्रल और 4 से बनता है टेट्राहेड्रल, 2 लेयर्स के बीच में। ठीक है, अभी बात तो सच है। ठीक है, अच्छा अ टेट्राहेड्रल वॉइड हैज अ टेट्राहेड्रल शेप whereas an octahedral has an octahedral shape. हाँ, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट। टेट्राहेड्रॉन बनता है उसमें और उसमें ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बी होना चाहिए इसका। हाँ बोलो। टेट्राहेड्रल में 3 नीचे वाली लेयर में होते हैं और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो उसको कवर कर लेता है, तो 4 एटम्स उसका वॉइड को कवर करते हैं। ये डायग्राम देखा है ना तुमने बुक में? ठीक है, अच्छा वी ऑब्जर्व स्कॉटकी डिफेक्ट इन KCl and NaCl. What do you say? ठीक है, KCl NaCl में स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are lost from the lattice side. True? ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इज मैक्सिमम। ठीक है, और कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन FCC स्ट्रक्चर। बोथ आर ट्रू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैन बी सीन इन FeO। Fe 0.96 हो, Fe 0.98 हो, है ना? करेक्ट। Li कंपाउंड LiCl अपीयर्स पिंक होता है, तो पिंक और KCl वॉयलेट होता है, NaCl येलो होता है। तो C, A is correct but R is not. Vacancy defects results in decrease in density. Yes. Vacancy developed when a substance is heated. Yes. तो A नहीं B होगा, कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीज करता है डेंसिटी को, और वैकेंसी तब होता है जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है। ट्रू। हाँ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन अच्छे हैं। ट्रू एंड फॉल्स, चलो ये तो तुम अपने एंड पे देख लेना। ट्रू फॉल्स का क्या पॉइंट है, वो सारे चैप्टर के वो कर लेते हैं, असर्शन और केस बेस। ठीक है, ऑलराइट वेट, मैं सोल्यूशन ऐड करता हूँ। भेजी है मैंने ग्रुप पे। देखो जब मैंने सारी भेजी थी ना, उसके साथ थर्ड वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ो। देखो ये क्वेश्चंस है असली जो केस बेस्ड होने चाहिए। जो एग्जाम आइडिया अरिहंत बना रहे हैं वो फालतू के हैं,
क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करते, वो बुक का पैरासिस ले लेते हैं। यहाँ पे जर्नल का लेते हैं, और एनसीईआरटी ने जो पिछली बार सैम्पल पेपर लिया था वो जर्नल से लिया था। ठीक है, अब एक बार रीड कर लो, 5 मिनट लो। नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अभी देखते हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे ये वाले क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, अभी और भी आएंगे, देखना। ठीक है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर इट विल बॉयल एंड फ्रीजेस बिलो। सी होगा, सी। ठीक है, राइट, इसका होगा सी। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर। आइडेंटिटी तो पे तो नहीं डिपेंड करता, डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट्स आइडेंटिटी। एक ऐसे वो कह रहा है कि इट इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्व, अच्छा हाँ, डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हाँ नहीं, नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ अमाउंट पे ऑफ द सोल्यूट, तो ये सही लग रहा है। इंडिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट यानी ना सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। अच्छा एक बार देखता हूँ, रुको इसको चेक भी कर देता हूँ। तुम अगर लग रहा है सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, दिखाता हूँ, चेक करते हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 76। डी दे रखा है। एक सेकंड रुको, देख रहे हैं। डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वो अभी हमारे जो भी सोल्यूशन थे वो वाटर बेस्ड थे, तो इसीलिए हमें एक ही लाइन दे रखी थी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड, ओ सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि KF और KB जो है वो वाटर का अलग होगा, CCl4 का अलग होगा, और C6H6 का अलग होता है ना, सबका KF गिवन होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। और यहाँ पे हमें घुमा भी दिया, मैं भी घूम गया था। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि KF KB दे विल डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। नेक्स्ट, assume 3 samples of juices A, B, C have glucose as the only sugar present in them. The concentration of A, B, C is this. Freezing point will be highest for, नहीं कंसंट्रेशन अलग है ना। सल्यूट किस में सबसे ज्यादा है? 5.5, 0.1 या 0.2? 0.5 सबसे ज्यादा कम होगी, हाँ। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा 0.5 वाले में, अगर तो इसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो सबसे कम इसका होगा, पर सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें 0.1। समझ आया? अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। नेक्स्ट, केस 2, which of the following is a colligative property? रिलेटिव, हाँ सही कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये भी सही है, और ना पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लिखा, नहीं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नहीं बोला। देख लो, हाँ इसका भी सी होना चाहिए फिर, ये भी मैं गलत करके आता। 78 का देखते हैं। हाँ 78 का सी है, और उसका भी सी है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 78 का सी और 79 का भी सी। अगर ऑल ऑफ दी अबव आता तो हम वही लिख के आ जाते। एनीवेज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही चीज होती है कि क्वेश्चन मटेरियल अच्छा हो तो मजा भी आता है।
relative lowering of vapor pressure is equal to ratio between the number of हाँ एक सेकंड solvent molecule to the total molecule solute molecule to the solvent solute molecule to the total molecules in the solution अच्छा lowering of vapor pressure डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे किस पे डिपेंड करता है तो मोल फ्रैक्शन में हमें देखना पड़ेगा मोल्स टू मोल्स की रेशियो राइट अगर ये मोलैलिटी अगर ये क्वेश्चन में होता एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो होता मोल्स टू मास की रेशियो ठीक है अगर ये होता ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता मोल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की रेशियो समझ में आ रही है बात हर एक कंसंट्रेशन टर्म अलग है तो अब उस हिसाब से सोचो हाँ सल्यूट मॉलिक्यूल टू दी टोटल मॉलिक्यूल इन दी सोल्यूशन वेरी गुड क्वेश्चन अगेन ठीक है समझ आया नेक्स्ट someone has added a non electrolyte solid to the pure नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जो डिसोसिएट नहीं होते डज नॉट डिसोसिएट ठीक है नॉन नॉन वॉलेटाइल नहीं मतलब ये कह रहा है ये वैन हॉफ फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है वैन हॉफ फैक्टर में ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो ये तुम्हारे कोर्स का क्वेश्चन है मतलब जो चीज़ें टूट जाती हैं जैसे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स तो वो होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और जो नहीं टूटती वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज एटसेट्रा ठीक है अच्छा समवन एडेड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड टू द प्योर सॉल्वेंट यानी तुम ये समझ रहे हो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है सिंपल जो तुम्हारे कोर्स में है वही बट फॉरगॉट दैट अमंग विच ऑफ द बीकर दैट हैज द सॉलिड दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय चेकिंग ये तो ऑल ऑफ दी अबव लग रहा है ठीक है क्योंकि एक में जिसमें वो जाएगा उसके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं वेंट ऑफ का नहीं है ये क्वेश्चन ठीक है सिंपल ये है कि दो बीकर है एक बीकर दोनों में सॉल्वेंट है एक में हमने गलती से सल्यूट डाल दिया तो क्या चीज देखकर तुम बता सकते हो कि किसमें सल्यूट गया है तो ये सारी प्रॉपर्टी देख के बता सकते हो राइट नेक्स्ट 12 gram of non-volatile solute dissolved in 108 grams of water produces the relative lowering of vapor pressure ठीक है अच्छा अब हो जाएगा ठीक है मॉलिक्यूलर मास निकालना है ये न्यूमेरिकल हो गया कर लोगे कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% अच्छा ये वैंट ऑफ का हो गया लेड नाइट्रेट ठीक है क्योंकि जो चीज़ें डिसोसिएट होती है ना लेड नाइट्रेट डिसोसिएट हो जाएगा तो वो आएगा वैंट ऑफ में और इसमें केएफ भी गिवन होना चाहिए था अगर ये क्वेश्चन करना है नेक्स्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर शारंग तुम्हारे दो अकाउंट है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर ए ठीक है करेक्ट 1 molar aqueous solution of glucose contains 180 grams in 1 kg water करेक्ट है एक सेकंड ग्लूकोज इज हाँ 180 और 1 kg वाटर ठीक है ये करेक्ट है सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हाँ क्योंकि 1 मोल है ना 180 ग्राम ग्लूकोज और 1000 ग्राम हाँ करेक्ट है सेम हो गया तो करेक्ट रीजन भी तो हो गया फिर अगर कोई दो चीजें सेम है तो रीजन भी तो नेक्स्ट होमोजेनस मिक्सचर्स बात नहीं होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन करेक्ट ठीक है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड ओनली फॉल्स और अगर ये लिखा होता कैन बी लिक्विड ओनली सॉलिड भी हो सकता है ठीक है हाँ गैस भी हो सकता है सब कुछ चलेगा ठीक है नेक्स्ट yes इसका क्या था डी नहीं सी ए इज करेक्ट आर इज फॉल्स 87
नॉन volatile solute is added in liquid solvent, then the freezing point of the mixture decreases. ये सच है. Vapor pressure decreases by addition of non volatile solute, ये भी सही है. और so equilibrium point where vapor pressure of the solid and vapor pressure of liquid are equal can reach at a lower temperature. ठीक है, इसको स्टैंड को हटाइए और आरएन साइड कर दो, उस साइड कर दो, उस साइड. हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, यहाँ तक तो लाइन सही थी, समझ आ गई थी. उसके बाद कह रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी ऑब्टेन. हाँ ये ग्राफ से तुम समझ सकते हो, क्योंकि हाँ फ्रोज हमने पढ़ा था ना, ये सोल्यूशन का ग्राफ है और ये ऊपर नीचे वाला सोल्यूशन का है, ऊपर वाला सॉल्वेंट का है और ये फ्रोजन सॉल्वेंट का. तो अगर हम बात करें, ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर सॉल्वेंट का फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है, राइट. और ये है जहाँ पे सोल्यूशन का हो जाता है इक्वल टू दी फ्रोजन सॉल्वेंट. ठीक है, तो कह रहे हैं जिस टेम्परेचर पे पहले सॉल्वेंट का आता था उससे कम टेम्परेचर पे सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम पे आता है विद दी फ्रोजन सॉल्वेंट. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, और ये वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, यही तो इसका रीजन है कि वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है. सो दिस शुड बी ए. समझ आया सबको, येस और नो? ठीक है, नेक्स्ट. When one solvent is mixed with another solvent, vapor pressure of one increases and other decreases. So what do you say? सही तो कह रहा है. When one solvent is mixed with another, सही है बात. देखो मेरी बात सुनो. पहली बात तो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत. ठीक है, देखो अगर हम बात करें P इज इक्वल टू काय के प्रोपोर्शनल होता है. P इज इक्वल टू P नॉट, P1 इज इक्वल टू P नॉट काय वन, राइट. और अगर तुम बात करो फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की, तो काय वन प्लस काय टू क्या होता है? 1. अगर एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कम होगा. इट्स लाइक परसेंटेज, है ना. परसेंटेज की तरह ना, अगर किसी की परसेंटेज बढ़ाते हो, सल्यूट की परसेंटेज बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट की कम होगी. तो अगर किसी का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा. समझ आया? हेलो हेलो, हाँ बात जल्दी आ जाओ बात. नेक्स्ट, तो हम क्या कह रहे थे? When any solute is added into solvent, the vapor pressure of the solvent decreases. ये बात तो सच है, पर ऊपर वाली जो बात थी वो थी टू मिक्सिबल लिक्विड्स की, वो दो लिक्विड की बात थी, तुम पढ़ो. और नीचे वाली जो है सॉलिड इन लिक्विड की बात है. सो दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दे बोथ आर करेक्ट. तो आंसर विल बी बी. समझ में आया? ठीक है. और assertion, if one component of a solution obeys Raoult's law over a certain range, the other component will not obey Henry's law in that range. नहीं, पर दोनों सेम होते हैं, स्पेशल केस होते हैं एक दूसरे वो. ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, हो सकता है क्वेश्चन सही हो. If one component obeys Raoult's law over an entire range of concentration, the other component will not obey Henry's law in that range. Raoult's law is a special case of अगर एक कंपोनेंट ओबे कर रहा है रॉल्ट्स लॉ, यानी कि वो अगर एक भी कर रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, क्योंकि या तो दोनों नहीं करते या दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों का ग्राफ ऐसे ही आता है ना. ऐसा तो नहीं एक का सही, मतलब तुमने जब डेविएशन देखा है रॉल्ट्स लॉ का, तो ऐसा ग्राफ तो हमने नहीं देखा कि भाई एक का सही जा रहा हो और दूसरे का ऐसे जा रहा हो. ऐसा तो नहीं है ना, या तो दोनों स्ट्रेट जाएंगे या दोनों हाँ कर्व जाएंगे. तो अगर एक रॉल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है तो दूसरे को रॉल्ट्स लॉ फॉलो करना है, और सपोज दूसरा मोर वॉलेटाइल है तो दूसरे को हेनरीज लॉ फॉलो करना है, क्योंकि हेनरीज लॉ इज अ स्पेशल, रॉल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, या हेनरीज लॉ इज अ रॉल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो इस तरीके से हमने ये बात ए को हमने गलत समझा, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट कर रहा है तो दूसरे को हेनरीज लॉ फॉलो करना चाहिए. ठीक है, अभी चेक करते हैं इसका आंसर. ठीक है, और रॉल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये बात तो सच है. तो हमारा आंसर होना चाहिए
ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा तो कोई केस नहीं है ना। या तो ए इंटरेक्शन बी बी के ऊपर है ना, ऐसा है ना। या अगर ए इंटरेक्शन बी वीक है तो बी बी इंटरेक्शन भी वीक होगी ए बी के कंपैरिजन, दोनों को करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए द अदर कंपोनेंट विल ओबे, होता तो सही होता, विल नॉट ओबे गलत है। तो अब हम बात कर रहे हैं 89 का आंसर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सी, डी डी डी, रीजन सही है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं पीछे फिर भी। 89 89 का इन्होंने क्या दिया है, डी। तो मेरे देखो सर एनर्जी बस क्यों है, क्योंकि अगर देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो तो फिर भी एक, दोनों को एनर्जी तो फॉलो करने चाहिए अगर वो आइडियल सोल्यूशन है तो। बी क्या है, बी क्या है कि बोथ आर करेक्ट। बट आई हैव लाइक एक्सप्लेनेशन सर, रीजन है क्योंकि अगर लिक्विड लिक्विड लेंगे तो फिर एनर्जी का हो जाएगा। पर एनर्जी एक, का तो फिर गैस और लिक्विड में करते हैं। सर आपने कहा कि अगर हेनरी लॉ में ऐसे आता है, रॉल्स लॉ में थीटा। नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि अगर रॉल्स लॉ में ही देख रहा हूँ मैं, दोनों चीज़ें रॉल्स लॉ से देख रहा था। मैंने बोला कि अगर एक कंपोनेंट फॉलो करता है तो दूसरा भी फॉलो करता है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है कि एक फॉलो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये तो अगर हम तो देखते अगर हैं हेनरी लॉ ओबे नहीं हो रहा है, फिर तो वो एक ऐसे आएगा ही आएगा। इसलिए हेनरी लॉ को अगर ओबे होगा तो, हेनरी लॉ अगर ओबे होगा तो कैसे आ रहा है? ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे है तो कोई ग्राफ ही नहीं है। या तो ए इंटरेक्शन, वही कह रहा हूं ना, एक ऐसे हो गया। दोनों दोनों सीधे आने चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ मैं। या तो दोनों सीधे आने चाहिए या दोनों में डेविएशन आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉइंट इज दिस कि अगर एक, देखो बात ये है, ये चीजें इस तरीके से नहीं ले रहा मैं कि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सपोज एनसीईआरटी का ये केस नहीं है, तो भी बात तो हमारा कंसेप्ट तो ये है ना कि ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन अगर ग्रेटर होगी ए बी से तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, और अगर ए और बी बी कम होगी तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। यही है ना केस। तो इन्हीं चीजों पे सोचो जो कंसेप्ट है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ए इंटरैक्शन ए बी से ज्यादा हो और बी बी इंटरैक्शन ए बी से कम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, या तो दोनों की इंटरैक्शन ज्यादा होगी या तो दोनों की कम होगी जब ए बी से कंपेयर कर रहे हैं हम। तो इस वजह से या तो दोनों को हेनरीज लॉ फॉलो करना या रॉल्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा, या दोनों को नहीं करना। वो तो करना कि दोनों रॉड्स को फॉलो करें कि हेनरी को फॉलो करें। पर रॉल्स लॉ तो हेनरी लॉ का स्पेशल केस है ना, अगर रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो हेनरी लॉ तो कर ही रहा है। रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो अगर कोई रॉल्स लॉ फॉलो करता है तो हेनरी तो कर ही रहा है। समझ में आई बात, ये बात है ना। ये देखना, ये हेनरीज लॉ ये है और सॉरी रॉल्स लॉ ये है और हेनरीज लॉ ये है, तो अगर कोई ये फॉलो कर रहा है तो ये तो फॉलो करेगा ना। छोटा सेट है ना उसका। चलो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, अगर होता तो इसका डी होना चाहिए था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, यस वॉल्यूम चेंजेस, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पहला था। ए, when methyl alcohol is added to water the boiling point of water increases, yes या no, एजियोट्रोप है, एजियोट्रोप है। एजियोट्रोप्स में दो एजियोट्रोप्स हैं, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। तो उनके एग्जाम्पल दोनों के याद होने चाहिए। हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग में लार्ज नेगेटिव डेविएशन होता है, क्या होता है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग में होता है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी रॉल्स लॉ। तो अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों के एग्जांपल्स याद हैं, बताओ। वो मैक्सिमम का नाइट्रिक एसिड 68%, ठीक है, और 95% इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, इंक्रीज तो होता है इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग वाले में, मिनिमम बॉइलिंग में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, और नी हाँ कम हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट ही तो पूछ रहा है। ठीक है, मैंने तो ये कह रहा था कि ज्यादा गलत है। अच्छा सुनो, वेन अ वॉल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। नॉन वोलेटाइल नहीं है ना, वोलेटाइल है। हाँ, तो नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
बढ़ता है। वोलेटाइल डाला है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने से इनमें प्राइस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ बोल रहा है? हाँ तो गलत ही तो बोल रहा हूँ मैं भी। है ना, मैंने से पर तो जो तू कह रहा है वो भी गलत है, कंसेप्ट तेरा गलत है इसमें, क्योंकि अगर हम वॉलेटाइल है तो उसे नॉन वॉलेटाइल के हिसाब से नहीं देख सकता तू, क्योंकि कुछ वॉलेटाइल लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट लोअर भी हो जाता है, तो तुम्हारे तेरे हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर होना, सॉरी एलिवेट होना ही नहीं चाहिए। मोस्टली नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो तो नॉन वॉलेटाइल की, कॉलिगेटिव तो नॉन वॉलेटाइल की है ना, वॉलेटाइल पे कैसे लगा रहा है तू? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते थे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता था, तभी तो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट आता है। पर अगर हम वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होता है। क्यों? इससे उल्टा नहीं होगा। उल्टा क्यों होगा? जो चीज़ वॉलेटाइल पे लग रही है नॉन वॉलेटाइल पे लगी है, ऐसे थोड़ी है। जो डॉग्स को जो बीमारी होती है कैट्स को वही होगी क्या? बिल्कुल दोनों अलग कंसेप्ट है। नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल में रॉल्स लॉ लग रहा है, नॉन वॉलेटाइल में एक वेपर बनाता ही नहीं है। अब जब दो चीज़ें वेपर बनाती हैं तो हमें देखना है कि ये क्या उनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर उनका इंटरेक्शन वीक है तो बढ़ जाएगा। तो उस नॉन वॉलेटाइल को उल्टा नहीं कर सकता तू वॉलेटाइल, वो देखा जाएगा ए और बी इंटरेक्शन से, उसके दोनों केसेस होते हैं, तो जो तू कह रहा है वो पलट नहीं सकते हम। अच्छा, व्हेन अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू, है ना? अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आता तो देखो नॉन वॉलेटाइल होता पर फिर आंसर ही नहीं बना कुछ, ना ए करेक्ट ना आर करेक्ट। मेरे ख्याल से एक करेक्ट दे देंगे। क्वेश्चन गलत। डी assertion is wrong but reason is correct। नहीं, पर आर करेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हेन ये देखो, ये बात तुमने सुनी है ना कि वॉलेटाइल लिक्विड इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, यानी वो कह रहे वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही होगी, तभी तो वेपर प्रेशर जब लोअर होता है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। रीजन क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग का? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं क्वालिटेटिव नहीं है, पर बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या होता है? वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर व्हेन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि वो बढ़ भी सकता है नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन में वो कम हो जाता है। याद आया? तो ये दोनों केसेस होते हैं, तो ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आर तभी ट्रू हो सकता था जब यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल लिखा होता। क्या लिखा होता? नॉन, या तो ये नॉन मिस कर दिया इन्होंने, तो आंसर इज डी, अगर ये नॉन होता तो। ठीक है, समझ आया? डी या सी? सी, ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू, है ना? ठीक है, तो घुमाते घुमाते इन्होंने फिर गलत क्वेश्चन देना भी शुरू कर ही दिया। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the solvent molecule passes through a pure solvent side to the solution side। ठीक है, ठीक है, सच है। उसके बाद diffusion of the solvent from region of high concentration of solution to the region of low concentration, ये false है। lower concentration of solution to higher concentration of solution, क्योंकि पानी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से जाता है कम की साइड, तो पानी ज़्यादा होता है लो कंसेंट्रेशन वाली साइड पे और पानी कम होता है हाई कंसेंट्रेशन में, तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, aquatic species are more comfortable with cold water। ठीक है, बिल्कुल सही। और डिफरेंट गैसेस हैव KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर, ये भी सही है ना? O2 और N2 का KH जो है टेम्परेचर पे, हाँ, और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। O2 का KH अलग है, इसीलिए तो वो ठंडे पानी में अलग हो जाता है और गर्म में अलग। तो ये मैंने क्वेश्चन ये एग्जैक्ट कराया था क्लास में, तो ये हो गया इसका आंसर ये। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। हाँ बोलो। ये ऐसे हुआ क्योंकि हमने बोला था KH ऑफ O2 एंड N2 डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने पर जब KH बढ़ता है O2 का तो प्रेशर कांस्टेंट रख के जो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होता है वो KH से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कम हो जाती है।
ये याद आया? नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, सही है? एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये भी सही है, तो आंसर इज ए। एक सेकंड, हाँ रीजन भी हाँ करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, if blood cells were moved from the body and placed in the pure water, pressure inside the cell increases. अब यहाँ पे आ रहा है तीन चीजें, ये अगर ये सेल है, सेल को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, सल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट क्या होता है? कम। सॉल्वेंट अगर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की साइड आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक। क्या हो जाएगा? श्रिंक। और अगर हम इसको हाइपोटोनिक में रखते हैं तो ये हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो स्वेल हो जाता। हाइपोटोनिक में चीजें स्वेल हो जाएंगी क्योंकि वहां पे सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक स्वेल होता है, क्या होता है? स्वेल। और हाइपरटोनिक में श्रिंक। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अब दोबारा सुनूं, अगर रेड ब्लड सेल वर रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड प्लेस इन द प्योर वाटर इनसाइड द सेल, अच्छा हाइपरटोनिक में रखा है, किसमें रखा है? प्योर वाटर में रखा है, ठीक है। हाँ, पानी हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी पानी कम है, तो पानी हाइपरटोनिक के केस में वो स्वेल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, ये भी बात सच है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द सेल इंक्रीजेस, सेल के अंदर सॉल्ट कंटेंट तो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, पानी का कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि पानी ज़्यादा आएगा। और ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया है? रिपीट करो, बोलो। ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं? नॉन आइडियल, सही बात है। लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन से ही बनता है, ठीक है। एंड दे मे हैव बॉइलिंग पॉइंट आइदर ग्रेटर देन बोथ कंपोनेंट और लेस देन, ये भी देखा, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग का मतलब ही यही था। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इज सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड फेज ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हाँ, वेपर फेज और लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन सेम होती है तभी तो एजियोट्रोप कहलाता है। तो ये दोनों एजियोट्रोप की फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, तो दे बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, people taking a lot of salt and salty food experience edema, which is swelling of the puffiness of the body, ठीक है। इट इज कॉज बाय वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू। तुम्हारे सेल के अंदर ज़्यादा नमक होगा तो पानी ज़्यादा लेगा, क्योंकि अभी हमने देखा ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो ये बात भी सच है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। ये शायद एग्जाम्पलर के थे लास्ट के 2 दिन या कहीं देखे हुए हैं ये 3 महीने। एनीवेज, हाँ मैंने भी अपने टेस्ट में देखे होंगे फिर कहीं तो देखे। नेक्स्ट, हाँ सारे चैप्टर के कराने की टारगेट है। आप कौन सा लें पहले? SN1 सिर्फ स्टेशनाइजेशन करता है, गलत है। हम्म। 50-50 होता है, तभी तो रेसमिक कहलाता है, नहीं तो क्यों रेसमिक कहलाएगा। अरे सोल्यूशन के बाद पी ब्लॉक ले लें। सारे ही कराऊंगा, अब कराऊंगा तो ऑलराइट।
अच्छा ये केस बेस्ड है पर केस में इसका आंसर नहीं, ठीक है ये वाला देखते हैं। सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एज ऑक्सीजन। H2O has properties analogous to analogous हम्म क्यों, ठीक है सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना दोनों की, ठीक है तो A इज ट्रू R इज ट्रू, पर अगर उल्टा होता तो रीजन सही होता है ना, रीजन अगर ये असर्शन होता और ये रीजन होता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट रीजन, पर क्योंकि इसको रीजन में लिखा गया है और इसका असर्शन का ये रीजन बोला गया है तो हम बी बोलेंगे इसको। चेक करते हैं 91 इन्होंने गलत भी दिए हुए थे पहले, बी है चलो सही देखा, ठीक है नेक्स्ट। अच्छा थायोजोन हैज, थायोजोन तो है ही नहीं हमारे कोर्स में, 93 पे आते हैं। H2 इज, अच्छा थायोजोन कहीं केस में ना हो, एक सेकंड रुको कहाँ है, कहाँ लिखा है, ओके चलो फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर केस पढ़ते हैं, ठीक है। थायोजोन हैज बेंड स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ ओजोन, ठीक है तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखो कुछ अलग लिखा है। थायोजोन एज वेल नोन एंड हैज अ बेंड स्ट्रक्चर, और ओजोन का भी बेंड होता है, ओजोन का तो हमारे पास है ही, ठीक है तो ए तो सही है, ओजोन हैज लोन पे विच मेक्स द मॉलिक्यूल बेंड, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन ओजोन के लिए तो सही है पर थायोजोन के लिए नहीं है, पर मानेंगे सही, ठीक है मानेंगे सही। वैसे तो थायोजोन पे असर्शन था पर फिर उसने बोला वो ओजोन जैसा है, वही वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये थायोजोन हैज अ लोन पेयर एंड मेक्स अ मॉलिक्यूल बेंड तो मैं लिखता ए, बट अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि देखते हैं क्या, पर इसके आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या है 92 बी दे रखा है, ठीक है तो चलो तुम बस रिटर्न चीजों पे जाना, ठीक है कि थायोजोन का पूछा है तो हम थायोजोन का ही देंगे, तो तुम उसको बी बोल दो। हाँ ऐसे ही बनाएंगे। H2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अच्छा O2 पैरामैग्नेटिक होता है और H2 भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अच्छा पाई स्टार 3pz, अच्छा ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई, तो देखो यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हाँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे दे रखी है, तुम्हें करने को तो नहीं बोला तो अच्छी बात ये है, तो देखो दोनों में पाई स्टार 3p1 पाई स्टार 3py1 दोनों के अंदर वन पेड इलेक्ट्रॉन आ गया, और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे, जो केस में से भी मिले और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े। अच्छा तो दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो व्हाट डू यू से, ए करेक्ट, देन ऑक्सीजन, सल्फर की कैटिनेशन की टेंडेंसी अच्छी है, यस है, बेटर होती है उससे ऑक्सीजन से। 3d and 4s ऑर्बिटल हैज सेम एनर्जी, 3d and 4s हैव सिमिलर एनर्जी, ये बात भी सच है, ठीक है तो n+l रूल होता है वैसे, 3+2 और 4+0 सिमिलर है, पर नहीं ये वैसे 3+2 5 है और ये 4 है वैसे, पर दोनों सेम लेवल पे ही फिल होती हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ 4s एंड 3d जो है दोनों पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में और उनकी एनर्जी सिमिलर होगी, दैट इज वाई, ठीक है हाँ पढ़ना पड़ेगा इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कुछ ये जो ठीक है सल्फर हैज ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन, अच्छा है ये, अच्छा अच्छा केस है ये होना चाहिए, ठीक है पर
कैटिनेशन की टेंडेंसी तो डिपेंड करती है सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, अब वो देखना है. सल्फर, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सप्लेनेशन इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सल्फर हैज लो लाइंग 3d ऑर्बिटल, इज वाइडली बिलीव दैट 4s and 3d पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग सिमिलर टू 2s and 2p. सही है, ठीक है. तो 4s और 3d उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कार्बन में 2s और 2p करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सिमिलर है तो कैटिनेशन ज्यादा दिखाता है जस्ट लाइक कार्बन. तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर, इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट केस स्पेस दूसरा. इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन बिकॉज दे बॉन्ड, अच्छा दे टू हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ वन, ठीक है, और दे आर मोनो, दे आर मोर आयनिक, ठीक है, दे बॉन्ड एनर्जी इज लेस. Then the bond energy of the halogen compound. दोनों में डिफरेंस ज्यादा होता है ना. Bond energy is less than the bond energy of the halogen compound. Yes, the carrying bond. सी लग रहा है, ठीक है. फिर भी एक बार केस देख लेते हैं, ठीक है. हाँ देखते हैं, रुको. हाँ किया है, थर्ड वाला, ठीक है. सी होगा ऑलमोस्ट 95. सी है, ठीक है. नेक्स्ट, क्योंकि मेरा डाउट इस पे भी था आयनिक वाले पे, क्योंकि होता क्या है, पोलैरिटी और आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एक ही बात होती है. तो नहीं, फजान नहीं, इसमें पोलैरिटी पोलराइजेशन होता है. तो पॉइंट इज दिस कि ये भी पोलैरिटी अगर लिखा होता पोलर, मोर पोलर, तो उसको मैं मान लेता, बी भी सही होता, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द 90 पेज नंबर है ये, C25, पहले स्टार्टिंग में ही है जो चैप्टर में. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अमंग द हैलोजन, रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम, ये तो करेक्ट है. लिविंग FF बॉन्ड्स, ऑल हैलोजन हैव वीकर XX बॉन्ड, ये भी सही है. FF का बॉन्ड वीक होता है, बाकी सबके स्ट्रॉन्गर होते हैं. Among interhalogen compound, maximum number of atoms are present in iron fluoride, ये भी सही है. Interhalogen are more reactive, सारी सही लग रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. All halogen have weaker X, नहीं, halogens have stronger. अच्छा, मैंने बस आगे का पार्ट पढ़ा, ठीक है. Leaving FF, all halogens have stronger XX bond, तो 1, 3 and 4, ठीक है. नेक्स्ट चले. Which of the following is not a characteristic of interhalogen compound? They are more reactive, reactive तो होते हैं, unstable होते हैं तभी वो reactive होते हैं, ठीक है. They are covalent in nature, yes. They have low boiling point and highly volatile. ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ज़्यादा होंगे, और क्योंकि इनमें फोर्सेस की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी एज कम्पेयर टू डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि Cl2 Br2 I2 इनमें डिस्पर्जन फोर्स होता है, राइट. और ये अगर दो चीज़ें अलग अलग आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है. उसमें लिखा होगा नोबल गैस. Interhalogen compounds are more reactive than halogen. Yes. Bond strength in interhalogen is, हाँ, स्टेबल और रिएक्टिविटी का उल्टा रिलेशन होगा ना. बॉन्ड स्ट्रेंथ इन इंटरहैलोजन कंपाउंड इज वीकर देन हैलोजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट FF. बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ, पर इंटरहैलोजन का लिखा है, हाँ ठीक है, वीकर देन हैलोजन बॉन्ड एक्सेप्ट FF. हाँ करेक्ट है, ए. बोथ आर करेक्ट इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है. ClF3 इज यूज्ड टू प्रिपेयर UF8, ठीक है. इन दी एनरिचमेंट यूरेनियम की देखना, उसमें देखना नहीं है मेरे ख्याल, यूजेस में होगा, अगर होगा तो नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, फॉल्स. ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो इधर डायरेक्ट सी बनेगा इसका आंसर. ए नहीं, डी बनेगा. ए इज टू आर इज टू, ठीक है. Decomposition of ozone into oxygen results in liberation of heat, ये तो सच है, ठीक है. नेक्स्ट, when a metal
is treated with concentrated HNO3, it yields nitrate NO2. करेक्ट है, ठीक है. Concentrated HNO3 with metal first produces a metal nitrate and nascent hydrogen. Nascent hydrogen further combines with HNO3 to give NO2. True. Metal plus acid will give hydrogen gas. वो कह रहा है हाइड्रोजन जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करके पानी बना देगा और HNO3 NO2 बना देगा. ये बात सच है क्योंकि ये हमने 10th में पढ़ा है. कंसनट्रेटेड HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, सारे मेटल्स के साथ वाटर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने का है. ठीक है, और ये बात सच है. नेक्स्ट, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट at room temperature. Dinitrogen directly combines with lithium to form ionic nitride. Nitride तो बनता है Li3n और inert भी होता है. But both are correct explanation but not correct explanation. Correct but not correct explanation. H2S का ये भी अच्छा क्वेश्चन है. H2S का बॉन्ड एंगल छोटा होगा H2O से. करना पड़ता है तो ये थोड़ी लिखा है रूम टेम्परेचर. मान लेंगे ना उसको, अगर वो रूम टेम्परेचर होता तो मैं मानता है ना. H2O के अंदर बॉन्ड एंगल बड़ा होगा क्योंकि बॉन्ड साइज नहीं, बॉन्ड साइज क्योंकि बॉन्ड साइज पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल. अगर दोनों चीजों का जैसे शेप दोनों की सेम है 109.5 लेस देन होना चाहिए दोनों का. पर अब बात ये सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा होगा. अगर दो छोटे बॉन्ड है तो उनको वहीं रहना पड़ेगा और उनके रिपल्शन ज़्यादा होगी. पर अगर दो लंबे बॉन्ड है तो उनके अंदर बॉन्ड वो दूर होंगे बॉन्ड पेयर्स, तो वो पास भी आ जाते हैं. उससे फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे तो हमें sp3 sp3d उससे फर्क पड़ता है ना. तो यहाँ दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. ये sp3 करते वक्त हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम नहीं ना. और sp3 में दोनों का एंगल लेस देन 109.5 होना चाहिए. पर हाँ बोलो, हाँ लेस देन 109.5. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल मेटल इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. अगर ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होना चाहिए अगर होगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से बॉन्ड छोटा होता है तो H2 का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा. तो मेरे हिसाब से A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट. हाँ देखो, C इज A होता है, A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट. तो 103. ठीक है, C है, पढ़ लो इसका एक्सप्लेनेशन. वो आई टीचर आई, उसको पता नहीं टीचर डर नहीं है तो आई. तो जब उसने आया आपको बताया एक आपसे गलत करा दिया उसने जलवायु में 5 आंसर बताया उसने, एक गलत करा दिया. लेकिन मैंने कहा नहीं इसका आंसर ही वो यही होगा क्योंकि बालकनी हाई आंसर ही था. क्या हुआ उसके कहते हैं किसी बच्चे ने ये सब कुछ कहते हैं सीधे से बता दी कि जब मैम आई थी तो फिर मैम आई थी ठीक है तुम्हें दिखा गई है ठीक है. तो फिर कहते वो सीधे से बुला दिया और जब तो फिर वही है कि कितने इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि वैसे भी नहीं बात होती है. मेरा दोस्त का प्रॉपर है, बोल गया मुझे सबका देखो इंटरव्यू किया क्लास में इतने क्लियर है फोटो देखो क्वेश्चन को उसने बताया उसका देखा इसको आगे बताने की बात कर दूर 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 की करा दी. और मेरा हमारे टॉपिक से चेक कर लीजिए उसने पिछले बार मफलर पहन के किया. ठीक है, पूरा मफलर लेके ऐसे खोल दिया. कहीं देखो तो देख सकते
इमीडिएट आई, ठीक है, उसमें तो मैंने वही आंसर लगाया, बोले लो, ठीक है, जो आता है ना बाहर एक आता है 2 मिनट में आता है, वो आई मैंने सेव कर दी, ठीक है, क्या है देखो बोले ठीक है लाओ, मैंने पहले पेंसिल से लगा, आधे पेपर में मेरी पे पेंसिल थी, मैंने टीचर ने मैं चेंज कर वो पेंसिल 2 मिनट पेंसिल, हाँ ये पेंसिल ठीक है, तो मैं डाल सकते हैं, और ना फिर मैंने ले ले पेंसिल फिर डाला, फिर एक लड़के को बोला कैरी जिसने पेंसिल की थी मैथ के ऊपर, एक लड़के को कैरी क्वेश्चन पेपर पे टिक करना है बताया, ठीक है, और फिर मैं मैथ पेपर करता, ये मैं तो ले ली, इवन आ डॉट, और मैंने उसके सामने डॉट लगा दी, उन्होंने जब इवन आ डॉट बोला मैंने उसके सामने डॉट लगा दी, तो मैं बहुत अच्छा है, तो मैंने पहले पेपर में किया था, वो बहुत बढ़िया था, मैंने उसके पेपर में आता है, वो कह पहले जैसे कि बात नहीं करेगी कहीं पर अभी हाँ इसका, और अभी पिछले 2 पेपर में जो टीचर आए वो तो डॉट क्लियर कर देते हैं, मैं तो कंफर्टेबल कर देता हूँ, फिर मैं तो बैठूंगा टेढ़ा, फिर मेरी वजह लास्ट है, ठीक है, मेरा पहले सीधी हो जाओ, ठीक है, बस फिर 5 नंबर नहीं यार वो टांगे नहीं आएंगे, ठीक है, तेरा बैठा मुझे कुछ क्लास भी ठीक है, जिसे जो चीटिंग करनी है करवानी है पूरी करवानी है, 5 नंबर तो टीचर नहीं सीख पाया, मैं मार्क्स ऐसे पैसे मार्क्स कर लो, मैं पेपर वो भी तो आया और उसकी वो सीबीएसई से आया ये कहता प्रेस पेपर में आज दूसरा पता लग गया आके फोटो किसी लगते हैं मैं क्या कोई क्लास पे ठीक है ना उसका वीडियो बना रहे पीछे ले कहता है वो जो सीबीएसई दो टीचर की इंजीनियरिंग वो चाहे कहता है पोज बना रही मैंने कहा क्या हुआ यार पावर की है गूगल खोल के साइड में आंसर की करके बच्चे वीडियो भी बना रहे हैं तुम्हारा बोर्ड बोल पे साइड में आंसर की करके आंसर के साइड में आंसर कौन है वीडियो बना रहे हैं बोर्ड पे, इसमें तो ये है और क्या ही कर सकते हैं, और फिर बोलेंगे पेपर नहीं था वाले पूरा नॉनी जीरो के लिए बयालीस को और ऊपर से एससी कोटा एक खास में शेड्यूल का ऐसे नहीं आ सकता है ये कर जो होते हैं रिएक्शन वाले पेपर होते हैं बुला जाएंगे अरे बेटा बच्चे भी केमिस्ट्री में बुला देते ये बहुत पिछड़ दे साढ़े 300 आईएसपी के ठीक है भाई आज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता वो जो आगे ऊपर क्या होगा सबको बाद में टीचर नंबर मार्क्स दे देते कुछ नहीं नहीं मुझे में आया था एक बार कि पावर ये पेज में एक बार खेल दिया बस इसके और क्या है उसके माता पिता ट्यूशन करते हैं ना वो उसके ट्यूशन अगर कह रहे वो चेकिंग करता है बोर्ड की तरीका तो कह रहे ज्यादा तो नॉर्मलाइजेशन होगी मतलब 5 नंबर अभी मैंने जान लिया अभी तक मैं पढ़ने जान लिया मैं पढ़ता हूं जिससे पढ़ता हूं वो स्कूल में पढ़ाता ठीक है मैं टीचर है वो अपने स्कूल की कोऑर्डिनेटर ठीक है तो भाई वो सारा पेपर ऐसे चेक ये वो इवन मेरे को आंसर की भी मिलती है तो मुझे आते हैं का आंसर नहीं है पेपर 2 बजे आ जाता है कंप्यूटर टीचर है तो सारे पेपर के आंसर किसने नहीं है एक इंग्लिश की मतलब ऐसे तो क्या है 2 बजे जैसे पढ़ता हूं ऑफिशियल में आंसर की मेरे पास आई ये बंदा भेज देता है 236 पे आ गई इस पेपर 213 पे इस पेपर की आंसर की ये तो वो है ना कि क्या है जानता हूं मैं सारे आ रहे थे हमें सीबीएसई जो सीबीएसई स्कूल में दिए ना चेक करने के लिए क्या भाई बहुत ये हो गया ना हमारे पास भी आगे का ऑप्शन होते हैं जिसमें जल्द से जल्द कर देते हैं क्या है कुछ नजर क्या रोल नंबर दे दिया रोल नंबर दे क्या है हां समझ आ गई वाला नहीं यार ये सर जल्दी ना आओ अब बताओ तुम आगे जाने तो जाओ, मैं तो ये कंप्लीट करा दूंगा हाँ तो ये तो मैं मैं ये भी कवर कर दूंगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड, सही बात है। अच्छा
ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड बट पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर यस क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल होता है बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी इनर्ट गैस है मोनोटॉमिक यानी हीलियम नियॉन आर्गन में एक ही एटम होता है दो नहीं ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है फ्लोरीन एग्जिस्ट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2/5 यस ए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन तो इलेक्ट्रॉन से ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही देते हैं हमेशा फ्लोरीन हैज लोअर रिएक्टिविटी एफ बॉन्ड एसोसिएशन ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू तो कौन सा हुआ सी डी ठीक है नेक्स्ट एफ बॉन्ड इज F bond is weaker in F2 molecule is weak. Yes. F is an atom in small size. Yes. Correct explanation भी है क्योंकि उसमें रिपल्शन भी बढ़ जाती है. P4 तुम्हारे कोर्स में नहीं है छोड़ देते हैं ठीक है. वैसे N2 भी इनर्ट होता है नोबल गैस है इनर्ट गैस है ना ठीक है और नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फॉस्फोरस. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस से ज़्यादा है. मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव क्या बोलना चाह रहे हो मोर क्या मोर नेगेटिव तो लिखना चाहिए ना मोर नेगेटिव मोर का मतलब तो वैल्यू में भी ज़्यादा होता है ना तो मोर नेगेटिव तो होती है ये बात तो सच है तो पर ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है ठीक है और ऐसे ही फॉस्फोरस हमारे कोर्स में नहीं है इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो ठीक कर सकते हो N2 इज लेस रिएक्टिव इसलिए क्योंकि N का ट्रिपल बॉन्ड होता है और P का सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये करेक्ट रीजन है तो ये रीजन इसका करेक्ट नहीं है और अगर ये N हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ये पॉइंट सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी होना चाहिए अगर ये मोर नेगेटिव बोल रहा है तो नेक्स्ट HNO3 मेक्स आयरन पैसिव आयरन रिएक्ट नहीं करता HNO3 के साथ ये बात सच है या झूठ कौन कौन नहीं करता एल्यूमिनियम एंड Cr हाँ तो आयरन तो करता है तो HNO3 फॉर्म्स अ लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट तो कभी नहीं बनाएगा फेरिक ऑक्साइड बना सकता था ठीक है तो आर भी रॉन्ग लग रहा है हमें Fe आयरन मेक्स आयरन पैसिव यानी वो उससे रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज करके पैसिव बना देता है तो ये बात सच है तो A इज ट्रू R इज फॉल्स ठीक है तो इसका आंसर क्या हुआ C HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ KI विद H2SO4 यस क्योंकि आयोडाइड ये उसमें भी है ना हेलोइल्केन में KI H2SO4 के साथ रिएक्ट करके I2 बना देता है तो HI नहीं बनता इसमें ठीक है HI हैज लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ ये बात भी सच है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी हाँ ठीक है आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सच है ठीक है क्योंकि नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं ये नॉन पोलर है कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है तो ये पोलर है ठीक है आयोडीन इज नॉन पोलर कंपाउंड ठीक है ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक है क्योंकि पोलर में डिसॉल्व होता है नॉन पोलर अच्छा बी तो रॉन्ग था ना ए तो रॉन्ग था ना हाँ ए तो रॉन्ग था तो आंसर विल बी डी एटम्स इन S8 अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन S8 टू लोन पेयर्स ठीक है S8 जो है हमारा इसके अंदर दो बॉन्ड S8 का स्ट्रक्चर था हमारे पास वो चेयर और रिंग कौन सा है वो S6 नहीं है S6 है वो क्या है S8 है क्राउन शेप अच्छा उसके अंदर दो बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर्स तीन बॉन्ड लोन पेयर होने चाहिए उसके पास 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर तो sp3 अच्छा इसको देखो कैसे करोगे सेंट्रल एटम S सेंट्रल क्या है S बॉन्ड कितने बनाता है S8 में हर एक 2
ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो लोन पेयर लेफ्ट इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो यस, ठीक है, ए इज करेक्ट। ठीक है, आर की बात करते हैं। एसिड हैज वी शेप, बेंट शेप को वी शेप भी बोलते हैं, ये भी सच है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट उल्टा होता तो सही होता। ठीक है, नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर डीप सी डाइवर्स। यस, ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, हीलियम सॉल्युबल नहीं होता ब्लड में। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है, क्लियर है पी ब्लॉक के? ठीक है, हेलो एल्केन पे जा रहा, तो मैं खोल के दे रहा हूँ, एक बार रुको, एक बार इन्हें रीड करो। हेलो हेलो, लेकिन ये बोलना चाहिए कि ऐसे में हो गया ये टेक्निक होगा। अच्छा तो बोलना पड़ेगा बी हो गया आई हो बी। ये ऐसे में रिएक्शन मुझे फास्टिंग मतलब कि कमेंट सॉल्व ऐसे तो मिथिनॉल मिथिनॉल तो ठीक है तो ऐसे all right, SN1 mechanism is favored by, क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 नहीं, पर पोलर प्रोटिक SN1। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन, बाकी सारा सब कुछ सेम है, बस आयोडीन का डिफरेंस है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा फास्ट दिखाता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो ऊपर देखो, यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दो, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो उसमें ज़्यादा होती है SN1। ठीक है, तो देखो एक बार ये लिखा, हाँ, मीट 9 कहाँ लिखा है? नहीं, वो तो दे रखा है, पर एक बार यहाँ पे भी कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, 300,000 फास्टर देन इथेनॉल एंड, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा उसमें ज़्यादा, तो मीथेनॉल। नेक्स्ट, पोलर सॉल्वेंट्स मेक सोल्यूशन फास्टर बिकॉज, क्योंकि वो कार्बोकटायन जल्दी बनाएंगे और स्टेबल बनाएंगे, तो दे स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो होगा, यहाँ पे ये रहा, ग्रेट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट thereby increasing the activation energy and slow down the rate। नहीं, उल्टा नहीं लिखा, at this time polar solvent has a great, in SN2 the polarity of system does not changes
does not change the reactant to the transition state and only change the dispersion. Only charge dispersion occurs. At this time, polar solvent has a great stabilizing effect on the nucleophile, ठीक है, than the transition state. पोलर सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, वही कह रहा है, देयर बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एंड स्लो डाउन द रिएक्शन. तो उल्टा ही लिखा है, सही बोल रहा हूँ मैं. यहाँ पे ऊपर देखो, system increases the reactant to the transition state. In SN1 reaction, the polarity of system increases from reactant to transition state because polar solvent has a great stabilizing effect and thereby reduces the energy. ठीक है, यही वाला पॉइंट है ना SN1 का, ये SN2 का है. ठीक है, हमारा SN1 पूछ रहा है वो. तो ये पोलर में सॉल्वेंट रिएक्शन फास्टर, कौन सी SN1 की डिस्कशन हो रही है ज़्यादा, तो हम SN1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट. और फास्टर तो उसी में करता है. SN1 विल बी फास्टर इन जो टर्जरी होगा. वह आयोडो वाला होगा, पर वो होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो. ठीक है, तो बी. नेक्स्ट, which of the following is liquid at room temperature? गिवन होगा ऊपर, देखो क्या F नहीं होगा. सबसे कम देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो दे रखा है. बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है -75, मतलब वो -78 पे वो गैस बन जाता है ना. गैस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट. -78 के बाद वो गैस है, -78 के बाद हमेशा वो गैस है ना. तो F होगा ना, ये होगा ना. नहीं, अच्छा लिक्विड पूछा है. लिक्विड, और लिक्विड रूम टेम्परेचर होता है हमारा 24 डिग्री सेल्सियस. तो 24 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हमारा होगा CH3I. ठीक, क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन, करो इसको, ट्राई करो 99 को और 100. विजोत, नमन, समझ आ रहे हैं? नितांश, ऋषांक, शारंग. अच्छा बताता हूँ. क्या बोलो, क्या आंसर है? डी. सबको डी लग रहा है? पढ़ूं मैं या तुम्हारी बात मान लो? सी लग रहा है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ये बात सच है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी. ठीक है ना. अमंग आइसोमर्स डायहालोबेंजीन्स द पैरा आइसोमर्स हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट. ये बात भी सच है. द आइसोमेरिक डायहालोबेंजीन्स हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. ये सच नहीं लग रहा मुझे, ये सही नहीं लग रहा. हाँ ठीक है. अच्छा, आइसोमेरिक डायबेंजीन्स हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अगर कोई दो ऑप्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल रही है तो उनमें से एक सच होगी, है ना. तो 1, 2 एंड 4. ठीक है. नेक्स्ट, द डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड. सी होगा. ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का मास कम है ना. Alkyl fluorides are prepared by heating AgF with alkyl fluoride. That is A is true. अच्छा, because direct fluorination occurs very slowly with the rupture of CC bond. ठीक है. अगर फ्लोरिनेशन एल्केन्स में C और C का बॉन्ड खराब हो जाता है, ठीक है, तो फ्लोरिनेशन नहीं होता आसानी से CC बॉन्ड में. ठीक है. हाँ ठीक है. तो इसके अंदर A, क्योंकि ये सही है, हम ऐसे बनाते हैं.
और ये रीज़न है क्योंकि वो क्यों नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट, नियोपेंटाइल इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ नियोपेंटेन। सही बात है, क्योंकि नियोपेंटेन को अगर हम क्लोरीनेट करेंगे तो नियोपेंटाइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि एक ही आइसोमर है तो वो मिक्सचर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज फ्री रेडिकल डू नॉट रीअरेंज। ये तो गलत बात है ना, फ्री रेडिकल्स रीअरेंज तो करेंगे, रीजन इज फॉल्स, पर और रीजन इसका है ही नहीं, रिलेटेड भी नहीं है, और फ्री रेडिकल्स रीअरेंज भी करते हैं, तो ओनली ए इज ट्रू। तो कौन सा होता है ऑप्शन सी? Iodoalkanes are formed from Finkelstein because NaI is soluble in acetone or methanol. NaI is soluble in acetone. NaCl तो होता है जो प्रेसिपिटेट हो जाता है, याद आ रहा है? ये नहीं पता, 103 को एक बार देखते हैं। NaCl तो होता है ना, प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, याद है? इनसॉल्युबल होगा तभी तो प्रेसिपिटेट होगा, NaCl। अब NaI मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्युबल होगा तभी ये रिएक्शन होती होगी, तो ए, NaI इज सॉल्युबल इन मीथेनॉल। ठीक है, पर जो NaCl बनता है वो सॉल्युबल नहीं होता, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो रिएक्शन आगे शिफ्ट होती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है पर शायद आउट ऑफ कोर्स है, ए। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ इज नॉट एप्लीकेबल टू HF, HCl, HI एक्सेप्ट HBr, करेक्ट है। एडिशन ऑफ HF, HCl, HI ओनली फॉर मार्कोनिकॉफ, ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे कि इन तीनों में क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें मार्कोनिकॉफ ही लगता है। तो उसका उल्टा ये भी तो बात सही है कि HCF, HCl और HI में वो मार्कोनिकॉफ करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, एल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, ये हमारी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है कि HBr में हो सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ, ये कह रहा है ना। अब उसने ये थोड़ी बोला कि मैं सारे केसेस बता रहा हूँ, तो हम मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, CX bond increases from CF to CI, सच है, since the size of halogen increases as we go down the group, ये भी सही है। A, high concentration of nucleophile favors SN1, true or false? न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा तो SN1 होगा। ठीक है, अच्छा वो तो SN2 भी होगा, SN1 भी होगा। ठीक है, पर वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, तो SN1 पे फेवर करने का पॉइंट नहीं है। एनीवेज, सेकेंडरी हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलाइड टुवर्ड्स SN1, ये तो सही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मुझे ऊपर वाले में थोड़ा सा डाउट हुआ, 107 का देखो, बी तो सही है ना। अब ए का एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हमें ऑप्शन बी लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में SN1 SN2 दोनों बढ़नी चाहिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि SN1 सिर्फ एक ही पे डिपेंड करता है, और वो है एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, तो हायर कंसंट्रेशन पे ज़्यादा नहीं होगा, मेरा पॉइंट ये है। तो इस वजह से ए मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। 107 एक बार कंफर्म करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो ए गलत है ना, ये तो बोल, हाँ तो मैं सही बोल रहा हूँ। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा तो वो फेवर करेगा, ठीक है, बट SN1 पे सिर्फ एक ही, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसी है, और फर्स्ट ऑर्डर में वो डिपेंड्स ओनली ऑन द एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, तो दैट इज व्हाई ए इज रॉन्ग एंड डी आर इज ट्रू। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्कीन्स इज, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ए है ना। Assertion, PCl3 is preferred over thionyl chloride, false, तो डी कर देते हैं बिना सोचे, है ना। अरे रीजन भी फॉल्स है ना, देते होंगे पर SOCl2 प्योर देता है वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, मैं एनी केस डी होने वाला है ना।
ठीक है, नेक्स्ट टर्जीब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, राइट। एक बार बस कंफर्म कर लेते हैं। देखो अगर टर्जीब्यूटाइल एल्कीन वुड्स दिखाएगा तो वो डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो टर्जीब्यूटाइल ऐसा होता है, और दो हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4, 2 और 2 पे डायमिथाइल, 3 और 3 पे भी डायमिथाइल, तो 2,2,3,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बेट। ठीक है, इनवर्स रिएक्शन एल्काइलाइड रिएक्ट सोडियम टू गिव डबल द नंबर, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। नेक्स्ट एजर्शन नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ऑर्थोपैरा देना चाहिए ना, पर NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो बात सच है, तो सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट alkyl iodide can be prepared by treating alkyl chloride with NaI and triacetone, करेक्ट है। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि वो नाइट ऑर्थो पैरा से लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव वाला, वो ऑर्थो पैरा पे तो नहीं आएगा, कि पॉजिटिव आ गया तो मेटा पे आता है। ठीक है, ये पॉइंट में ये बात तो सच है कि फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बनाए जाते हैं, पर हमने देखा है NaCl NaBr इनसॉल्युबल होते हैं और Na सॉल्युबल होता है, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ठीक है, एल्काइल बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय फिडलक्राफ्ट, फॉल्स। ठीक है, तो डी हो गया सीधा। खत्म, अल्कोहल दो चैप्टर रह गए बस, पर कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं हमें, जैसे फिंकलस्टीन में ये पता चला कि Na में वो सॉल्युबल होता है, NaCl में नहीं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 पे वो न्यूक्लियोफाइल का नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कल तक। नेक्स्ट चलो ये करो 67 68। करो 3 4 सॉल्व कर दो, ये वाले भी कर दो, जो साथ में ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करो 72 75 और 67 69, देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे बी होगा। सर 69 परसेंट फर्क है, अच्छा सी और OH बॉन्ड है। यस हो गए।
ऑलराइट, अच्छे क्वेश्चन है ना। अच्छा, आयुर्वेदिक नेम ऑफ CH3CHOH, ये 2 मिथाइल बी, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एक्सेप्ट इथीन, इथीन को छोड़कर बाकी प्रोपीन, ब्यूटीन, तो सेकेंडरी और टर्शरी मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मेक रिच रिचर के हिसाब से कभी वो प्राइमरी नहीं बनेगा, क्योंकि वो कॉर्नर्स पे लगेगा नहीं, सेंटर पे जाएगा। तो 1 और 2 में से 2, 2 और 3 में से 3, ऐसे जाता है ना। अच्छा, और विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी टर्शरी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं डी? अगर मेजर माइनर को कंसिडर करें तो, मेजर माइनर, जैसे मेजर माइनर होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी भी बन सकता है, तो इसलिए सेकेंडरी टर्शरी बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल्स इन द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH माइनस, तो क्या O माइनस बन जाता है जब RO माइनस, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है? यस, करता है। देखो वो कह रहे हैं ROH जो है, इसमें अगर हम O और H का बॉन्ड तोड़ दें तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिव वाले, यस, RO माइनस नेगेटिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल व्हेन, नहीं ये बात तो गलत है। न्यूक्लियोफाइल व्हेन CO बॉन्ड इज ब्रोकन, ये भी सही हो सकता है। और अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, अल्कोहल, अच्छा ऊपर, हाँ, अल्कोहल रिएक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स इन CO बॉन्ड, ये सही है, फोर्थ सही है ना। फोर्थ और फर्स्ट, या थर्ड और फर्स्ट क्या था? इसको एक सेकंड को वहीं ले जाता हूँ। फर्स्ट और फोर्थ सही लग रहा है ना। एक सेकंड, तो फर्स्ट और फोर्थ वाली कोई ऑप्शन है? हाँ है, सेकंड बी पर। देखो वो कह रहे हैं जब CO बॉन्ड टूटता है, ROH, है ना, R पॉजिटिव बनेगा, C पॉजिटिव, तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। कैसी तरह एक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो वेरी गुड क्वेश्चन, ये वो टॉपिक में से था, अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स, अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, फिनॉल विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से टोलुइन, टोलुइन से अल्कलाइन KMnO4 से एसिड। तो अच्छा, ये तो हमें रिएक्शन ऐसे दे नहीं रखी, पर ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन, अच्छा नेक्स्ट इज दिस मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्योंकि H2SO4 443 केल्विन मानेंगे इसे, क्योंकि ये एल्कीन बन रहा है ना। अच्छा, अब साइड रूल लगाना है, ये अल्फा, दोनों बीटा सेम है या अलग है? और ये एक बीटा अलग है, एक बीटा 1, ये बीटा 2, और ये भी बीटा 2। तो किसके पास एच ज़्यादा? मेक वो पुअर, इसके पास एक भी एच नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि इसके पास एक भी एच नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, उसके पास भी नहीं होंगे, तो यहाँ ही पे आएगा डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन ए, समझ आया? किसी को गरीब उतना कर सकते हो जब वो गरीब कुछ हो उसके पास, उसके कुछ हो ही ना तो नहीं हुआ। ये तुमने कर लिए होंगे। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, करेक्ट, रेजोनेंस है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉल इज मेक्स देम मोर स्टेबल, डीलोकलाइजेशन माने रेजोनेंस की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना, यस, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि रेजोनेंस ही हमारा रीजन है कि वाई फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड।
फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ट्रू? मेटल नहीं, फिनॉल ना मेटल कार्बोनेट्स के साथ नहीं करता, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन का बेसिकली आर इज ट्रू, ए करता है रिएक्ट, है ना, फिनॉल करता है NaHCO3 और NaH, तो A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि वो एसिड है और ये बेसिक है तो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। 73 का ये होना चाहिए, चेक करते हैं। बी, अच्छा, फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनेट वाला एसिड से Ka कम है तो वो कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, ठीक है। तो ये याद रखना है। हाँ अच्छा, हाँ यही तो डिफरेंस होता है, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश होता है। अगर एसिड हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोनेट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, पर फिनॉल्स कैन नॉट क्योंकि वो वीकर होते हैं। टेस्ट की, पर वो टेस्ट आ नहीं रहे ना क्योंकि बेंजोइक एसिड तो है नहीं कोर्स में, बस लूकास है, हाँ होगा भाई, लूकास है और वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यही दो टेस्ट आ रहे हैं। आइडोफॉर्म भी जो है एल्डिहाइड कीटोन में है तो इसलिए वो आएगा नहीं, चांसेस तो यही है, ठीक है। ये वाला दोबारा समझाऊं तो देखो, अगर मैं बात करूं मेटल कार्बोनेट्स NaHCO3 और Na2CO3, हमें पता है इनके साथ, ये हमने 10th में पढ़ी है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एंड नहीं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद आ रहा है। तो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो फिनॉल को रिएक्ट करना चाहिए इनसे, पर फिनॉल जो है वीक एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड जिसके ये सॉल्ट्स हैं, तो क्योंकि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो उसकी जगह नहीं ले पाएगा फिनॉल। तो फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट येस मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डी। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू ना। अच्छा हाँ हाँ, वो दे रखा है ना उसमें, हाँ बी हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट, phenols when react directly with carboxylic acid produce ester, yes, alcohol plus acid give ester, electron withdrawing groups increase the acidic character of phenol, क्या कहते हो? ये भी सही है, पर दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। प्राइमरी अल्कोहल, अच्छा पर एक बात बताओ, एस्टेरिफिकेशन कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं होती ना? नहीं, अलग रिएक्शन, तो बी, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल क्योंकि वो विड्रॉ करेगा नाइट्रो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से, और इंडक्टिव इफेक्ट भी उसका स्ट्रॉन्गर होता, अगर हम इसमें देखें मेटा में तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखा जाएगा क्योंकि वो पास है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में रेजोनेंस, पर रेजोनेंस उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है, बट आई गेस रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। फिर भी एक बार चेक करते हैं इसको। फिनॉल इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड। अच्छा एक और बात बता दूं, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भूलना मत, ठीक है। अच्छा, कार्बोलिक एसिड इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड, ये तो हमने अभी पढ़ा, अभी ऊपर पढ़ा कार्बोनेट्स वाले में, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट वाला H2CO3, तो ये तो सही है, रीजन इज करेक्ट, हमारे हिसाब से ए इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, बट बोथ आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी होना चाहिए। पर हाँ क्यों? अच्छा लेस एसिडिक लिखा है, मोर एसिडिक होना चाहिए था, मोर एसिडिक होना चाहिए था, तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, पर मुझे फिर भी ए में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इंडक्टिव भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 71, डी, यानी कि ए रॉन्ग है, राइट। तो इसका रीजन क्यों है ए रॉन्ग? क्योंकि देखो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, रेजोनेंस ही स्ट्रॉन्ग है,
COOH और NO2। जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा से विड्रॉ करेगा, तो पैरा से विड्रॉ करेगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक। ऑर्थो वाला भी मेटा से ज़्यादा होगा क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पीके इज हायर फॉर इथेनॉल देन फिनॉल। क्या कहते हैं? हाँ तो सही तो लिखा है, इथेनॉल का पीके ज़्यादा है, ये तो बोला है। ट्रू है ना, पीके फिनॉल की कम होगी ना क्योंकि वह ज़्यादा एसिडिक है। क्यों कम होगी? पीके अगर कम होता है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है ना, उल्टा होता है ना। तो इथेनॉल का पीके हाइयर है यानी वो वीकर है, यही तो बोल रहा है, सच है ना। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो दो बोथ आर करेक्ट, पर ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी तो है ये। इथेन अल्कोहल्स आर वीकर देन फिनॉल्स या फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, उसके रीजन में ये नहीं है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड, तो ए होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये वाला वो था केस बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका हूँ। सैंपल पेपर किसका? 76 का। एक किस में डाउट है, पूछ ले, कोई डाउट है? कौन सा कह रहे हो? 70 एजर्शन पीक। देखो कोई चीज एसिडिक ज्यादा होती है तो उसका पीके लोअर होता है। अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक? फिनॉल। फिनॉल का पीके कम होना चाहिए और इथेनॉल का हाइयर होना चाहिए, यही तो लिखा है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा केस से ही, कर लो, क्या पता आ भी जाए। हाँ लास्ट ईयर का सैम्पल करा दिया था, ये मैंने करा हुआ है सबने। ठीक है, पर ये उसके बिना नहीं हो सकता था, केस के बिना। ठीक है, तो केस देखकर फिर करेक्ट करना था। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ मीथेनॉल कॉजेज ब्लाइंडनेस इन डेथ, ये बात सच है, पर ये यूज उसमें आ रहा है कंपाउंड्स में, ये कटा हुआ है। लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यस। लोअर अल्कोहल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दिस इज रॉन्ग। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कौन सी ऑप्शन? सी। Lucas reagent on reaction with tertiary alcohol gives turbidity instantly. This is what tertiary alcohols form halide with and which are immiscible with water, ये भी सही है। जो turbidity तभी बनती है जब वो miscible नहीं होता। तो A। Symmetric and unsymmetric ethers can be prepared by Williamson, yes. Williamson is a nucleophilic substitution, yes, but not correct explanation, right? B। When alkyl aryl ether react with excess HI, फिनॉल एंड फिनॉल बनता है, यस ये भी सही है। अराइल अल्काइल ईथर माने एनिसोल। जब एनिसोल को हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा ये बॉन्ड टूटता है और H इसके पास जाता है, I इसके पास, तो फिनॉल बनता है, यस। अराइल अल्काइल हैलाइड बनता है, यस। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी सही है, क्योंकि ये क्यों नहीं टूटता? क्योंकि इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से होती है, तो दैट इज वाई ए। ठीक है, दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि दोनों साइड सेकेंडरी, एक साइड सेकेंडरी एक साइड टर्शरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना जरूरी है, तो ए। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ट्रू। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, करेक्ट है, स्टेबलाइज करता है। ए। बोलो। क्योंकि एक साइड सेकेंडरी एक साइड टर्शरी है और हमें एक साइड तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है। ठीक है, तो 87 समझ आ गया। रीजन ये है, कौन सा नहीं समझ आया?
87। नाइट्रोफिनॉल एसिडिक क्यों होता है फिनॉल से ज़्यादा? सर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज किसको करेगा? कॉन्जुगेट बेस को। ये O माइनस जो बनता है उससे नाइट्रो विड्रॉ करके उसे स्टेबलाइज करता है ना। तो वो ये लिख कह रहे हैं नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। सेकेंड लाइन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस दिखाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज लाता है पैरा पे, तो माइनस वाले चार्ज को कम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और अगर इंट्रा है तो इंट्रा से वो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होनी चाहिए। इंट्रा होती है ना, है ना, तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। पर मेटा, इसका रीजन क्या, ये सच है मेटा एंड पैरा एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। यस, क्योंकि इनमें इंटर होगा, क्या होगा? अच्छा इंटर होगा तो ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, पर इंट्रा अपने में ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला? एक बार देखें, चेक करें। 88 बी इंट्रामोलिकुलर, ये बात तो हमने सच बोली, ठीक है। और मेटा और पैरा आपस में बॉन्ड भी नहीं बना के रखेंगे, वो भी बात सच है। पर वो कह रहा है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक है, देखो समझो बात को। और तो नाइट्रोफिनॉल वाटर के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अपने में बनाए रखेगा। ये इज करेक्ट। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये बात सच है। अच्छा, पैरा और मेटा जो है आपस में वो कह रहे हैं एसोसिएटेड रहेंगे, बात सच है, पर इनका सॉल्युबिलिटी से क्या लेना देना? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या रहेगा? अटैच रहेगा, पर इसमें कोई सॉल्युबिलिटी का लेना देना तो नहीं है ना, पानी से तो बात ही नहीं करी इन्होंने। तो इसलिए ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, फिनॉल तो डिहाइड्रेट होते ही नहीं, ठीक है, वो बात सच है। ये डिहाइड्रेट हो जाएगा तो कार्बोकटायन बनेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। पर अगर उस कार्बोकटायन के ऑल्टरनेट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे डबल बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो उसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता। तो इस ये ज़्यादा, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी बात सच है। यहाँ तक वो ज्यादा होगा ना, ओ सॉरी, ये वाला होगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। ये वाला होगा पॉजिटिव चार्ज। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये है। ये पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, ये एक दो छोड़ दिए यहाँ पे, ये वाला नहीं, इसमें रेजोनेंस होगा। नहीं सही है ना, फिर ये सबसे ज़्यादा हो गया स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन दिखाएगा, ये सबसे कम दिखाएगा, ये बात सच है। ये और ये की बात आ रही है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे आता है और यहाँ पे ये कार्बन sp2 है, तो sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो उसका क्वार्टर चार्ज क्यों होता है? sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डिस्टेबलाइज होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इधर आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए, sp2 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मतलब मैं दोबारा समझाऊं, पर फिर भी एक बार चेक कर लूँ इससे पहले कि तुम्हें समझाऊं। मेरे हिसाब से एजर्शन में ये इधर और ये इधर होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। अच्छा, अगर ये सपोज डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मल्टीपल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर तो भी रेजोनेंस हो जाएगा, पर प्रोडक्ट में होगा, और प्रोडक्ट में होगा तो रिएक्शन स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस ऑर्डर लुक्स करेक्ट, है ना। एक बार चेक करें, दोबारा से हम देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। 89 ए, ठीक है।
तो ये बात समझ में आई मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? हर्षित नहीं आई? हाँ। मतलब ये कह रहा हूँ जैसे अगर सपोज ये पूरा डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो कार्बोकेटाइन ही रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है और वो तो बेंजीन है, बेंजीन तो और डिहाइड्रेट हो नहीं सकता, तो ये ऑर्डर सही है। अल्कोहल लीडिंग टू कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है, रेजोनेंस वाली कंडीशंस, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस एक ही बात होती है। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस बेंजीन में बात करते हैं, बोलते हैं तो रेजोनेंस, और अगर हम सिर्फ बॉन्ड्स को देख रहे हैं तो कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसे। अल्कोहल लीडिंग टू कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आर डिहाइड्रेटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बात सच है? ठीक है, तो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, tertiary methyl ether is not prepared by reaction of tertiary bromide with sodium methoxide। तो कह रहे tertiary bromide is not, अच्छा ठीक है, सही कह रहा है, विलियमसन की बात कर रहा है ये, कि हमने ये लिया और हमने CH3ONA लिया, तो कह रहे ईथर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि तुमने अल्काइल लाइट को टर्शरी लिया, अल्काइल लाइट शुड बी प्राइमरी। इसके अंदर वो कह रहे हैं ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेस की तरह एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग नहीं, सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यस, और न्यूक्लियोफाइल्स बेस की तरह एक्ट करते हैं, और अगर वो बेस की तरह एक्ट करते हैं तो वो एलिमिनेशन करते हैं। ए इज ट्रू, ठीक है, आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं, लुईस एसिड्स, लुईस बेस होते हैं, तो बेस होते हैं तो वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यस, और एलिमिनेशन दिखाएंगे, यस, ठीक है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है मुझे, ठीक है। 90 बी, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टर्जिब्यूटाइल ये तो हमें पता है ये होता है, और उसका दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा ना। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा माना, एल्कोक्साइड्स आर वीकर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, पर अगर यहाँ पे बेस लिखा होता तो बेटर रहता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या दिखाएगा, पर हमें तो एलिमिनेशन चाहिए, ठीक है। तो ये बेस लिखा होता तो ये करेक्ट रीजन भी होता, पर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा है तो वो एलिमिनेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकता जो फर्स्ट पार्ट में हो रही है, ठीक है। इस रीजन की वजह से इन्होंने बी दिया, बट वैसे दोनों बातें सच है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक देन फिनॉल्स, यस, फिनॉल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये भी सही है पर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मिथॉक्सी इथेन reacts with HI to give ethanol and iodomethane, yes, yes और नो। छोटे वाला हेलाइड बनेगा और बड़े वाला अल्कोहल, तो आयोडोमिथेन बनेगा, यस, और SN2 की वजह से, तो ए, बस अब थक गए हैं, एक बायोमोलिक्यूल रह गया है, या तो खुद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो हमने सारे असर्शन रीजन और केस बेस तो कर ही लिया।